हेलो फ्रेंड्स, हम चल रहे थे पार्ट नंबर 5 केमिस्ट्री में अधिशोषण के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम आज आपको बताएंगे अधिशोषण समतापी और फ्राइडलेक अधिशोषण समतापी। तो अधिशोषण समतापी तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नाम से स्पष्ट है, समतापी। सम मतलब समान, ताप। जब ताप क्या हो, समान हो। तो यहां पर बात की जाती है कब, जब ताप कैसा हो, समान हो या स्थिर हो। तो स्थिर ताप पर जब अधिशोषण की मात्रा मैंने आपको बताई थी कि जब अपन किसी इकाई द्रव्यमान वाले ठोस अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा के बारे में बताएं तो उसे कहते हैं अधिशोषण की मात्रा। तो m क्या है, प्रति इकाई आयतन। किसका आयतन? अधिशोषक का। x क्या है? अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा। इन दोनों का जो अनुपात है वही कहलाता है अधिशोषण की मात्रा। और किसके मध्य? दाब के मध्य संबंध को कहते हैं अपन अधिशोषण समतापी। तो क्या परिभाषा हुई? स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य संबंध अधिशोषण समतापी कहलाता है। अधिशोषण समतापी के बारे में या अधिशोषण समतापी को एक ग्राफ या एक वक्र की सहायता से एक वैज्ञानिक था फ्राइडलेक, इन्होंने समझाया। इसी को कहते हैं फ्राइडलेक अधिशोषण समतापी। मीन्स अधिशोषण की मात्रा किस पर? स्थिर ताप पर। अधिशोषण की मात्रा x/m व दाब P के मध्य संबंध या वक्र को क्या कहते हैं? फ्राइडलेक अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो ये वक्र हम पहले भी समझ चुके हैं, अब आपको डिटेल से हम समझाएंगे। देखिए, फ्राइडलेक ने यहां पर 3 दाबों की बात की है। पहली कम दाब पर, दूसरी बात की है उसने अधिक दाब पर, और तीसरी जो बात की है उसने मध्यम दाब पर। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने x अक्ष पर ले लिया अधिशोषण की मात्रा और यहां ले लिया मैंने दाब। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो ग्राफ है इसमें अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर पहले बढ़ती है और एक समय के पश्चात स्थिर हो जाती है। अर्थात अब आप दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण की क्रिया नहीं होगी, अर्थात ये कहलाता है संतृप्ति दाब। अब इस दाब को उसने 3 भागों में बांट दिया। पहला कम दाब, अधिक दाब और तीसरा मध्यम दाब। जब अपन बात करें किसकी, यहां कम दाब, शुरू में हम जानते हैं दाब क्या होता है, कम दाब शुरू में कम होता है। तो अपन यहां से यहां तक ग्राफ को अगर ढंग से देखें तो ये ग्राफ हमें कैसा प्राप्त हो रहा है? ये ग्राफ हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया कम दाब। यहां से यहां तक ये एक परवलय के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये कह दिया उसने मध्यम दाब। और ये सबसे अधिक है तो इसे कह दिया अधिक दाब। ध्यान से समझिएगा कि जब अपन कम दाब की बात कर रहे हैं तो कम दाब पर एक स्थिति बना दी हमने। तो कम दाब पर आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है एक सरल रेखा। किसके मध्य? x/m व P के मध्य
जो वक्र है या ग्राफ है वो कैसी रेखा प्राप्त हो रही है? सरल रेखा। और सरल रेखा का संबंध क्या मतलब क्या होता है? सरल रेखा कब प्राप्त होती है? हमेशा ध्यान रखिए, सरल रेखा तभी प्राप्त होती है जब उसके साथ सीधा संबंध होता है, यानी समानुपाती का संबंध होता है। तो यहाँ पर x/m यानी अधिशोषण की मात्रा कम दाब पर समानुपाती होती है किसके? दाब के। जब अपन इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, उसे कहते हैं k। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। यदि आप दाब कम रखते हैं, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि यदि हम दाब कम रखते हैं मीन्स धीरे धीरे दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे, अधिक दाब। तो ध्यान से देखिए, अधिक दाब का क्या प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल एक स्थिर लाइन है। स्थिर लाइन का क्या मतलब होता है कि यदि आप कितना भी दाब बढ़ाएं, दाब को खूब बढ़ाते जाएं, अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अपन कहें कि यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा दाब की घात 0 के समानुपाती होती है, अर्थात इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो समानुपाती का चिन्ह रखता है तो क्या आएगा? के स्थिरांक के भी 0 और p की घात 0, किसी भी घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। इसका मतलब यदि आपने दाब को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो अधिशोषण की मात्रा स्थिर रहती है, अर्थात किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब समझिए थर्ड, ये है मध्यम दाब। तो मध्यम दाब पर भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मध्यम दाब पर हमें किस प्रकार का पैराबोलिक ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब की घात 1/n के समानुपाती होती है, जहां n क्या है? एक स्थिरांक है। यदि अपन इसको आगे बढ़ाएं तो k समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा p की घात 1/n, यानी कि यहाँ पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो दाब के 1/n घात के समानुपाती होती है। इसलिए ग्राफ कैसा आता है? परवलिक आता है। अब यदि हम इसका लॉग ले लें तो लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा? लॉग x/m लॉग k लॉग p की घात 1/n। तो ये हो जाएगा लॉग x/m बराबर लॉग k, घात कहाँ जाती है? आगे, ये बन जाएगा लॉग p। तो ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ कैसा होता है? गणित में हम करते हैं सरल रेखीय ग्राफ। सरल रेखीय ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये कहलाते हैं y बराबर mx प्लस c के ग्राफ जो होते हैं वो सरल रेखीय ग्राफ होते हैं। यहाँ पर हमने ये किया है, ये हमने y अक्ष पर लिया है, ये c एक स्थिरांक हो गया और ये m हो गया, ये भी स्थिरांक है, और x जो हमने x अक्ष पर log p लिया है। तो अगर आप इसमें ग्राफ खींचना चाहे तो ये log x/m और log p के मध्य जब ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ आपको इस तरह से एक सरल रेखा प्राप्त होगा। आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि ग्राफ यहां से क्यों नहीं लिया गया? अब मैं ले तो लेता, लेकिन क्या रहा है? स्थिरांक आ रहा है, क्या रहा है? log k। log k का मतलब जब आप मान 0 रखेंगे तो 0 नहीं आकर ये क्या आएगा? log k आएगा। तो ये आपको बता रहा है कि आपका ग्राफ हमेशा कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा, अर्थात 0 से शुरू नहीं होगा। ये फ्राइडरिक जो वैज्ञानिक था, इसने अधिशोषण समतापी के बारे में बताया। एक बात फिर से समझ लीजिए आप, फ्राइडरिक ने
अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य वक्र खींचा। इन्होंने दाब को 3 भागों में बांटा और 3 भागों में बांट के अलग अलग दाब पर अधिशोषण की मात्रा की व्याख्या की। इन्होंने कहा कि यदि दाब कम रखते हैं तो कम दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के सीधे समानुपाती होती है, यानी कि अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, यदि अत्यधिक दाब रख देंगे, ज्यादा दाब रख देंगे तो ज्यादा दाब रखने पर दाब का कोई प्रभाव अधिशोषण की मात्रा पर नहीं पड़ता है। अर्थात कितना भी अधिक दाब आप रखो, आपकी अधिशोषण की मात्रा अप्रभावित रहेगी। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया मध्यम दाब पर। तो मध्यम दाब पर हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ कैसा प्राप्त हो रहा है, हमको एक परवलय के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अधिशोषण की मात्रा जो है वो दाब के 1/n घात के समानुपाती होती है। और जब अपन इस संबंध को इस तरह से log के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमारा संबंध आता है log x/m बराबर log k प्लस 1/n log t। ये मैंने आपको बताया गैस अधिशोष्य व ठोस अधिशोषक। अर्थात जब ठोस अधिशोषक लेते हैं तो गैस किस प्रकार से अधिशोषित होती है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। यदि अपन इसी की बात करें तो इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएं अधिशोषण को, तो विलयन प्रावस्था में भी अधिशोषण की घटना हो जाती है। और विलयन प्रावस्था में जो अधिशोषण की घटना होती है तो यहाँ पर ये जो अधिशोषण की मात्रा है इस पर बिल्कुल यही सिद्धांत लागू होता है। बस फर्क क्या होता है, यहाँ जो दाब होती है, होता है, उस दाब की जगह क्या आ जाती है, C मीन्स कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता। यहां पर सांद्रता की घात 1/n। ये सिर्फ अंतर पड़ जाता है कि दाब न लेकर यहां किसका उपयोग किया जाता है, सांद्रता का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।